प्रोपोर्शन क्या होता है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है तो हम बोलेंगे ए बी सी डी आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन में मेन जानने वाली क्या बात है, देखो ए रेशो बी, इस प्रोपोर्शन को लिखते कैसे हैं, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देगा सी रेशो डी, तो इसमें जो दोनों मिड वाले होते हैं ना, दोनों मिड वाले होते हैं, इनको बोलते हैं मीन, मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शन, मीन। और जो दोनों बिल्कुल साइड वाले होते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम पे है तो इनको बोला जाता है एक्सट्रीम प्रोपोर्शन। क्या बोला जाता है, एक्सट्रीम। ठीक है, अब ए रेशो बी प्रोपोर्शन टू सी रेशो डी, तो इसमें जो ए है वो आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन होती है। क्या होती है, फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोपोर्शन, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास सेकेंड टर्म, ऐसे ही ये हो जाएगी थर्ड, और लास्ट वाली क्या हो जाएगी, फोर्थ। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ ऐसा, कहेगा फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शनल टू 2/3, 3/7, 4। इसका फोर्थ प्रोपोर्शन बता रहा है हमें। क्या बताना है, फोर्थ, यानी कि लास्ट वाला प्रोपोर्शन। तो हम क्या करेंगे, हमें इसका मतलब पता है कि 2/3 रेशो 3/7 इक्वल होगा, मतलब ये मुझे नहीं पता तो हम क्या बोल देते हैं, इसको x बोल देता है, 4 रेशो x के इक्वल होगा, है ना। तो ये कैसे लिखा जाएगा भाई, 2/3 डिवाइडेड बाय 3/7 इक्वल होगा 4/x के। नाउ इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा भाई, 2/3 इंटू 7/3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स। ठीक है, ये 2 पे कट जाएगा, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 to 18, 7/18 आंसर आ गया। समझ में आई रही, समझ में आई बेटा, पक्का। अच्छा, यहाँ पे ये x डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, और क्योंकि डिवाइड में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 18/7 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन है, जल्दी पहले लिख लेना सारा। रहीम, द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 4, 6, 8 is, ऑप्शन इज 12, बी है 32, सी है आपके पास 48, और डी है आपके पास नन। बताओ कौन सा होगा। ओके, 12 रहीम बताया तो बेटा, जैसे ये 3 टर्म्स है तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं पता, फोर्थ को x मान लो, तो यानी कि 4/6 इक्वल होगा 8/8 x के। फोर्थ नहीं पता ना, तो ये हो जाएगा 4/6 इज इक्वल टू 8/x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 8 इंटू 6। ठीक, अब x को अकेला छोड़ेंगे और क्या हो जाएगा, 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 ज़ा 8 और 6 2 ज़ा 12, तो x की वैल्यू आ गई 12, तो आंसर हो गया 12। ठीक है, समझ में आई क्या नहीं है। वंशिका समझ में आया बेटा।
आगे बढ़े, लिख लिया मेरे बच्चे, लिख लिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। द number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13 is। क्वेश्चन समझ में आया, पहले बताओ। क्वेश्चन समझ में आया, पहले बताओ। नहीं आया? देखो कहते हैं द नंबर विच हैज सेम रेशियो टू 26। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 26 से रेशियो सेम ऐसा होना चाहिए? 6 हैज टू 30, 6 हैज टू 30। यानी कि मेरे को क्या निकालना है इसमें? फर्स्ट टर्म निकालना है, यानी x मेरे पास फर्स्ट टर्म हो गया और उसके लिए कितना है? 26, जैसे 6 के लिए 13 है ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x बाय 26 इज इक्वल टू 6 बाय 13। 13 से ये 2 पे कट जाएगा और 2 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 12 आ गया आगे। गॉट इट? क्वेश्चन है द फोर्थ proportional to 2a square c is। ऑप्शन है ac बाय 2, बी ऑप्शन है AC, सी ऑप्शन है 2 बाय AC और डी ऑप्शन है नन। AC बाय 2, ओके। रहीम बताओ बेटा, सॉल्व करो ना, खाली बैठने से थोड़ी होगा, हाथ चलाओ। फोर्थ प्रोपोर्शन बोल रहे हैं ना, फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि भाई 2a रेशो a इक्वल होगा c रेशो x के, x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2a अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू c अपॉन x, यही तो होगा। तो एक a से एक पावर का तो खत्म हो जाएगी, x ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ac और x को अकेला छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? AC बाय 2। समझ में आई? आगे बढ़े। चलो कुछ और प्रॉपर्टीज को समझते हैं जरा। देखो सबसे पहले कहता है इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d है, तो इट एम्प्लाइज दैट कि अगर मैं a को d से मल्टीप्लाई कर दूंगा और b को c से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट रूल, है ना। या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, देखो ये वाले दोनों क्या एक्सट्रीम वाले नहीं है? दोनों ए और डी दोनों एक्सट्रीम है, और बीच वाले दोनों कौन से हैं? मीन। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। गॉट इट? ऐसे ही आगे जैसे a अपॉन बी है और यहाँ पे दे रखा है b अपॉन सी।
है ना। तो यहां पे बी और बी दोनों सेम है, तो इनको बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, तो मान लो 8/16 है इज इक्वल टू 16/32 है, तो ये कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इनके मीन जो है बिल्कुल सेम है। अच्छा मुझे बताओ कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हो? 3 एग्जैक्टली। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? 3, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब इसमें जो दोनों मीन वाले होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों मीन वाले क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताओ, यही है ना हमारे पास a/b इज इक्वल टू b/c। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा b² इज इक्वल टू ac, और b को अगर मैं यहीं छोड़ दूं और ac का स्क्वायर रूट कर दूं, क्या ये तुम्हें किसी चीज की याद दिला रहा है? जीएम, ज्योमेट्रिक मीन, यही तो होता है, बात समझे। तो जब कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन होते हैं तो वो ज्योमेट्रिक मीन वाला रिलेशन भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए मेरी बात। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जांपल है, सॉल्व करना जरा। मैं अगर कह दूं a आपके पास 9 है और c आपके पास 16 है, तो फाइंड b। कैसे फाइंड करोगे भाई? कैसे फाइंड करोगे भाई? ये तो रहा यार b निकालने के लिए फॉर्मूला, सीधा सीधा, है ना। तो आपको क्या करना है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 16। 9 3 का स्क्वायर रूट होता है और 16 4 का, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। गॉट इट? आया समझ में बच्चों? आगे चलो, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन करो 2 फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन between 1.25 and 1.8। ऑप्शन नहीं है, आंसर ये सीधा। बताओ आंसर क्या होगा इसका? वन 1.5, बिल्कुल परफेक्ट, 1.5। समझ आया कैसे आया बेटा? मेरे बच्चे, मीन प्रोपोर्शन निकालना है हमें, यानी हमें b निकालना है, और b के लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला? क्या लिखा था? b a को और c को मल्टीप्लाई कर दो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, तो 1.25 इंटू 1.8, और मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ये कितना? 2.25, है ना। और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 1.5। समझ में आई या नहीं आई? कहता है द मीन प्रोपोर्शन, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 and 18 sorry 81 is, बताओ क्या होगा भाई? 14 गलत है। हाँ, कैलकुलेटर का है तुम्हारा? क्यों नहीं खरीदा है? जल्दी खरीद लो भाई। कब खरीदोगे और कब, कितने टाइम लगाओगे? कितना है बेटा? कितना? परफेक्ट, समझ। हाँ, कितना आ गया? 45। जब तुम 14 बोले मैं तभी समझ गया था, तुमने प्लस कर दिया है।
ठीक है, तो आंसर आ गया 45। गॉट इट। चलिए, अगर आपको कहता क्वेश्चन में फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, proportion 2 2.4 kg and 9.6 kg, बता सकते हो? अब इसमें थर्ड प्रोपोर्शन बताना है हमें, है ना? तो ध्यान रखना, कैसे करोगे बताओ? हाँ, 2.4 है। हम्म, 38.4। देखो ना, अब हमारे पास फॉर्मूला वही है, बी सेकेंड यही है ना, यानी कि 9.6 इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, यानी कि ए मेरे पास 2.4 है और सी मुझे नहीं पता, सी को सी ही लिख लेते हैं। अब ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर रूट इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 9.6 है, स्क्वायर करो कितना आ रहा है, 92.16 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना बचेगा, 2.4 इंटू सी, सी को यहीं जोड़ दो, इज इक्वल टू 92.16 को डिवाइड कर देंगे 2.4 से, तो आ जाएगा 38.6। आंसर आ गया, समझ में आई बेटा? सही, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे, देखो कहता है सेम काइंड एंड सेम यूनिट। देखो जैसे मान लो मेरे पास a अपॉन बी है और इक्वल है c अपॉन डी के, है ना? तो अब इसमें ऐसा कंपल्सरी नहीं होता कि इन दोनों की और इन दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम हो, या फिर इन दोनों का क्या कहते हैं उसको, सेम काइंड हो। मतलब अगर ये हाइट है और ये हाइट ही होगी, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। वो दूसरा वेट भी हो सकता है, दूसरा आईक्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनका सेम होना जरूरी नहीं होता, पर आपस में यूनिट सेम होनी जरूरी होती है, सिर्फ एक रेशो की। जैसे ये रेशो है, अगर ऊपर वाला केजी में है तो नीचे वाला भी केजी में ही होना चाहिए, है ना? इसकी बात करें तो इसमें ये जो है अगर सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी अलग अलग हो सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखो ऐसे, कहता है ए एंड बी should be of same kind and same unit। ठीक है, वहीं के A, B, C and D all need not to be same। तो चारों का एक जैसा होना कोई कंपलसरी नहीं है, आपस में जो दो दो रेशो है उनका इक्वल सेम होना जरूरी है बस। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन।
प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन। क्या प्रॉपर्टीज है बेटा? देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? इन्वर्टेंडो। क्या है? इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है? कहता है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, तो इन्वर्टेंडो कहता है कि अगर आप इनको पलट देंगे, यानी कि बी रेशो ए कर देंगे और इक्वल कर दोगे डी रेशो सी के, तो भी दोनों बात सेम होगी। इन्वर्टेंडो ये कहता है, ठीक है ना, इन्वर्टेंडो की जो प्रॉपर्टी है। सेकंड कहता है ऑल्टरनेंडो। ऑल्टरनेंडो कहता है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, तो देन अब कह रहा है कि इसको आप ऑल्टरनेट कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, है ना, तो भी बिल्कुल सेम रहेगा। यानी कि ए रेशो सी इक्वल होगा बी रेशो डी के। अब वैसे मैंने सीखा था मीन तो सेम ही होता है प्रोपोर्शन में, अगर सेम मीन, वैसे मीन नहीं भी होगा तो भी सेम ही रहेगा ना। जैसे 2/4 इज इक्वल टू, मान लो 8/16 है। अब इन दोनों को अगर आप इंटरचेंज कर दोगे, 2/8 इक्वल्स टू 4/16 है या नहीं है? ये देखो 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, तो ये हमेशा सेम ही रहते हैं, ठीक है, इनके अगर मीन प्रोपोर्शन चेंज कर दोगे तो। थर्ड नंबर पे है कॉम्पोनेंटो। कॉम्पोनेंटो क्या कहता है? कहता है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, देन हम क्या कर सकते हैं इसमें? कहता है कि आप एक काम करो, ए प्लस बी रेशो सी, ए प्लस सी बी, ऐसा कर दो, और वो इक्वल होगा सी प्लस डी रेशो डी के, ठीक है। इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। मान लो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब कह रहे हैं पहले इन दोनों को प्लस करके ऊपर लिख दो, 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6/4, और यहाँ पे 8 और 16 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 24/16, है ना। चेक करो ये 24 और 16 किसके टेबल में आते हैं? इक्वल है या नहीं है? 8 या 24 और 8 दूनी 16, यानी कि 3/2 हो गया, और ये भी 3/2 है, तो भी ये इक्वल होते हैं। बात समझ में आई? फोर्थ नंबर पे कहता है डिविडेंडो। डिविडेंडो में कहता है इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है, देन डिविडेंडो मतलब माइनस ए माइनस बी रेशो बी इक्वल होगा सी माइनस डी रेशो डी के। आप अगेन करके देख सकते हो सेम एग्जांपल में। एग्जांपल, अब 2 में से पहले 4 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? -2/4, और यहाँ पे भी 8 में से 16 माइनस करूंगा तो माइनस का 8/16 ही आ जाएगा, ये कट जाएंगे माइनस माइनस, तो देखो बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी भी समझ में आई। नेक्स्ट 5th नंबर पे कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कहता है इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी है, सी रेशो डी है, देन तो क्योंकि ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंड दोनों ही बात कर रहा है, तो a प्लस बी रेशो a माइनस बी इक्वल होगा c प्लस डी
रेशो सी माइनस डी। रहीम बेटा समझ में आ रही हैं चीजें, या वाइस वर्सा अगर मैं इसको ऊपर करना चाहूं, और ए माइनस बी रेशो ए प्लस बी इक्वल होगा सी माइनस डी रेशो सी प्लस डी के। ठीक है, समझ में आई? फिर इसके बाद नेक्स्ट है 6 नंबर पे एडेंडो। एडेंडो ये इंपॉर्टेंट है, काम आती है बहुत। ठीक है, एडेंडो क्या कहता है कि अगर आपके पास ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी है इज इक्वल्स टू ई रेशो एफ है इज इक्वल्स टू जी रेशो एच, इस तरह से चलते जा रहा है और वो इक्वल है के। तो एडेंडो कहता है देन कि अगर आप ऊपर वालों को आपस में प्लस कर दोगे, नीचे वालों को आपस में प्लस कर दोगे, तो भी उसका रेशो के ही आएगा, तो भी उसका रेशो के ही आएगा। यानी कि ए प्लस सी प्लस ई प्लस सो ऑन अपॉन नीचे आ जाएगा बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एच एंड सो ऑन, तो भी इन सबको प्लस करने पर रेशो के ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका भाई है सबटेंडो। सबटेंडो में वही सेम, जैसे मान लो ए रेशो बी है इक्वल्स टू सी रेशो डी है इज इक्वल्स टू ई रेशो एफ है इज इक्वल्स टू जी रेशो एच है एंड सो ऑन इक्वल्स टू के रेशो है ना? तो सबटेंडो में क्या करेगा, ए माइनस सी माइनस ई माइनस जी एंड सो ऑन बी माइनस डी माइनस एफ माइनस एच एंड सो ऑन, ये भी पूरा के ही इक्वल रहेगा। गॉट इट? ठीक है, लिख लिया? चलो एक आधे क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि आपके पास गिवन है कि इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी है इज इक्वल टू 2.5 रेशो 1.5 है, what are the values of AD ratio BC and A plus C ratio, बताओ इनको जरा। भाई प्लस करने में तो रेशो सेम ही रहेगा। एडेंडो अभी भी हमने पढ़ी, मतलब अगर मैं क्या करता हूँ ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी करता हूँ तो इसका रेशो तो यही रहेगा 2.5 अपॉन 1.5, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे 25 और ये 5/3 में कर देंगे, इसका रेशो तो यही रहेगा। और मल्टीप्लाई में क्या रहा है, ए और डी को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए डी अपॉन बी सी, यही तो कह रहा है। ए कितना है बेटा आपके पास 2.5, डी कितना है 1.5, ऐसे ही बी कितना है आपके पास, बी आपके पास है 2.5 और सी कितना है
अच्छा ये 1.5 है ना, बी 1.5 और सी क्या है 2.5, तो ये तो सारे कट ही जाएंगे आपस में, तो 1:1 आ गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। कहता है कि A/3 इज इक्वल टू B/4 इज इक्वल टू C/7 है। देन प्रूव दैट मतलब इसको फाइंड लिख लेना, हम प्रूव दैट की जगह फाइंड दैट बेटा, तो फाइंड A प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो आपके पास दिया है A/3 इक्वल है B/4 इक्वल है C/7 के। तो अगर ये सारे इक्वल है यानी कि इतने कैसे रेशो के इक्वल होंगे, के मान लेते हैं। ठीक है, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A/3 इज इक्वल टू के है, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 के। ऐसे ही B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के, और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 के। वैल्यू उसमें पुट कर दो, कितना आ जाएगा बेटा 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के अपॉन 7 के। 7×3 = 10, 10 और 4 = 14, 14 के डिवाइडेड बाय 7 के से के कट गया, 7 से ये 2 पे, तो आंसर आ गया 2। गॉट इट, लिखो जल्दी से, फिर आगे एक और दे दो इसी तरह का क्वेश्चन कुछ। बिल्कुल परफेक्ट, कितना आ जाएगा 1:2:5। ठीक है, आगे बढ़े। कहता है इफ 5x - 3y डिवाइडेड बाय 5y - 3x इज इक्वल टू 3/4 है, तो हमें बताना है x/y की वैल्यू क्या होगी। करो जल्दी से।
कुछ ऐसे ही कर रहे हो क्या? 5x माइनस 3y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, और सेकेंड इक्वेशन में 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, है ना। तो x और y की वैल्यू आ जाएंगी। जल्दी निकालो कितनी आ रही है। कैसे करते हैं भाई सॉल्व, याद है या नहीं याद है? क्वेश्चन ध्यान है नहीं ध्यान है? ये तो ना, ये तो है, ये जो है ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा, नीचे वाले के इक्वल हो जाएगा। हाँ वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रेशो से भी आ जाएगा। हाँ ठीक, कितना? बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। कितना आ गया? 27 बाय रेशो 29। ठीक है, कैसे हुआ? 5 माइनस 3 5x माइनस 3y 5y माइनस 3x इज इक्वल टू 3/4। सही, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, देखो ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 5y माइनस 3x। ठीक, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 20x माइनस 12y इज इक्वल टू 15y माइनस 9x। x वालों को एक तरफ, विदाउट x वालों को एक तरफ, 20x प्लस 9x इज इक्वल टू 15y प्लस 12y। इनको प्लस करने पर 29x हो जाएगा, और इनको प्लस करने पर 27y हो जाएगा। x y को नीचे ले आते हैं, यहाँ पे जो 29 है इधर आ जाएगा 27/29। तो हमारे पास आ गया x रेशो y इज इक्वल टू 27 रेशो 29। बात समझ में आई? क्वेश्चन सॉरी रहीम लिख लो जल्दी से। फिर नया, हाँ कुछ नहीं, x और y की वैल्यू निकालनी है, बस सॉल्व करो इसको। 2 वेरिएबल इक्वेशन है ना भाई। फर्स्ट इक्वेशन को तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 15x माइनस 9y इज इक्वल टू 9, और यहाँ पे इसको आगे कर देना। 15x माइनस का आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 5 3 15y इज इक्वल टू कितना, 520। तो देखो चेक करो, वही तो आ गया। तो इन दोनों को प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 27 y इज इक्वल टू 20, y 29 सॉरी, है ना। तो y की वैल्यू होगी 29/27, रेशो है। ठीक है, हालांकि इससे x की वैल्यू निकाल लेना, फिर दोनों को जब रेशो में रखोगे तो कुछ आपस में कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? हालांकि ये वाला ठीक है, जो आपने किया बहुत बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करें इंडाइसेस, क्योंकि प्रोपोर्शन में सिर्फ इतना ही है। ठीक, हो गया बेटा? वही नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों, नेक्स्ट है इंडाइसेस। अब ये इंडाइसेस बेसिकली क्या होता है, जब हम पावर्स की बात करने लगते हैं, इसकी बात करने लगते हैं, पावर्स की बात। ठीक है, तो एक तो हमारे पास होता है, मान लेते हैं x की पावर n है, x की पावर n है। अगर मैं इस पूरे को बोलूं तो इस पूरे को बोला जाता है इंडेक्स। इंडेक्स क्या बोला जाता है? इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर मैं x की बात करूं तो x को बोला जाता है बेस। क्या बोला जाता है? बेस। और अगर मैं इसमें बात करूं n की, तो n को कहा जाता है, n को कहा जाता है पावर, या एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। ठीक है, अगर a की पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगी? 1।
अगर 100 की पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होगी? अगर रहीम की पावर 0 कर दी जाए तो? रहीम की पावर 0 कर दी जाए तो? मतलब दुनिया में किसी की पावर अगर 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आई ये वाली? ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अगर आपके पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अगर आपके पास लिखा हुआ है एक्स क्यूब रूट, यहाँ पे 3 आ जाता है ना क्यूब रूट, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। और अगर आपके पास nth रूट है ये कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/n। देखो ना यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब 2 होता है, लिखते नहीं है 2 होता है, तो 2 अपॉन में आ गया। यहाँ पे 3 है तो 3 अपॉन में आ गया, तो यहाँ पे n है तो n अपॉन में आता है। ठीक है। अब तुमने एक चीज देखी होगी कि जैसे 4 की स्क्वायर रूट करते हैं तो आपके पास 2 निकल के आ जाता है। इसके पीछे का रीजन भी यही होता है। देखो बेसिकली 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, है ना। और जब ब्रैकेट होते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई होती है पावर, तो ये जैसे 2 की पावर 2 इंटू 1/2, और 2 से 2 कट जाता है तो 2 की पावर 1 बचती है, इसलिए 2 बचता है। ठीक है, समझ में आई बात? इसके भी कुछ लॉज है जो हमें फॉलो करने हैं। लॉ ऑफ इंडाइसेस। लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है भाई? फर्स्ट लॉ कहता है अगर बेस सेम है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो ऐसी कंडीशन में बेस को वही रख के पावर को प्लस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अगर यही चीज डिवाइड में होती a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? a की पावर m माइनस n हो जाएगा। थर्ड नंबर पे है कि अगर a की पावर m की पावर n है, तो ऐसी कंडीशन में a की पावर m मल्टीप्लाई n हो जाएगी। ठीक है, ऐसे में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। फोर्थ नंबर पे कहता है अगर बेस अलग है और पावर सेम है, बेस अलग है पावर सेम है, तो आप पावर को बिल्कुल बाहर कर सकते हो और बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके भी लिख के उसकी पावर कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट कहता है यही चीज अगर डिवाइड में होती a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, तो ऐसी कंडीशन में a अपॉन b की होल पावर n हो जाएगी। ठीक है। 6 नंबर पे कहता है अगर 1 अपॉन x की पावर माइनस n है, तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर n। क्या लिख सकते हैं? x की पावर n। गॉट इट? इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, इसके 2-4 क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो उसके बाद आगे हम कौन सा स्टार्ट कर देंगे? इंडाइसेस के बाद क्या है? लॉगरिथम है, उसको बता दूंगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपको बोले 2x की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 3x की पावर -1 से, तो इसका आंसर क्या आएगा? और कह रहा है इफ x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो आंसर क्या होगा? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 इंटू -1, है ना, प्लस आएगा यहां पे, है ना भाई, पावर प्लस होती है ना मल्टीप्लाई में, तो यहां पे आएगा प्लस इंटू -1। गॉट इट? तो आपके पास 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाएगा, 2 3 6, और यहां पे आ जाएगा x की पावर -1/2। सही बात है गलत है? ये वाली बात समझ में आई? सही, ठीक है। अब अगर ये हो गया है तो इसका मतलब हो जाएगा 6
अपॉन एक्स की पावर हाफ, और ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 की पावर हाफ, और हाफ में बेसिकली क्या देता है भाई 6 अपॉन 2, और 2 से 6 को काट देंगे तो 3 पे कट जाएगा, आंसर आ गया 3। गॉट इट। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर सकते हो। हाँ तो ये तो मेरे को समझाना होता है, इसलिए मैं पूरा मेथड तरीके से बताता हूँ। ठीक है, क्या करने के लिए जैसे आपको होता है वैसे करो, इसमें कोई वो नहीं है। देखो मैं हमेशा याद रखना, कोई टीचर अगर शॉर्टकट सिखा रहा है वो तुम्हें उसी टाइम समझ में आ गया, ठीक है, अगर उससे भी बेटर शॉर्टकट तुम्हें आता तो वो यूज करो। कोई टीचर ऐसा नहीं है कि उसको सबसे ज़्यादा ही आता है या सबसे कम ही, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक टीचर को बहुत कुछ आता है, ठीक है, बट बेस्ट क्या है जिसकी तुम प्रैक्टिस करते आ रहे हो। ये तुमने उसमें वो है चांदनी चौक टू चाइना, उसमें ये डायलॉग सुना होगा, जिसकी तुम प्रैक्टिस करते हो उसी में तुम परफेक्शन ले सकते हो, है ना। वो कट्टे उठाने वाला करता है और वही स्टेप उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है लास्ट में जाके, याद है। तो वो ही बेस्ट चीज है जो आप प्रैक्टिस में करते आ रहे हो, वो नहीं जो टीचर सिखा रहा है, जो आपके प्रैक्टिस में है, आप कितना अच्छे से कर पा रहे हो। हाँ जिसमें आपको टाइम लग रहा है, जैसे कोई चीज आप कर रहे हो उसको आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, अब टीचर ने जो बताया वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग कम है, तो अडॉप्ट करने की कोशिश करो, बस ये चीज होती है, ठीक है ना। और बेस्ट क्या है जो आप सबसे बेस्ट तरीके से कर पा रहे हो। एग्जाम में गलत करने से ज्यादा बेटर है कि आप जिस तरीके से सबसे बेस्ट तरीके से करके आ रहे हो वो करो, सिंपल, बहुत ही सिंपल, ठीक है। समझ में आई बेटा, आगे बढ़े। अगर मैं आपको कहता, ये चलो क्वेश्चन अपने आप करके दिखाना, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 3 की पावर 3 की होल पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 की होल पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 की होल पावर 2, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर की पावर 3 इंटू 4 क्यूब का होल स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर का होल क्यूब। इसको इसका आंसर निकालो जल्दी से, क्या आ रहा है बताओ। वन आ रहा है, क्योंकि देखो ना, ये 3 की पावर 6 हो गई, ये 4 की पावर 6 हो गई, ये 5 की पावर 6, नीचे भी यही है, 3 की पावर 6, 4 की पावर 6 और 5 की पावर 6, तो इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता क्वेश्चन में विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ऑप्शन है आपके पास 2 की पावर 0 ग्रेटर देन 1/2 की पावर 0, बी है 2 की पावर 0 लेस देन 1/2 की पावर 0, सी है 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 0, और डी इज नन। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब बताओ जरा, ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कहता है इफ x की पावर 1/p इज इक्वल टू y की पावर 1/q इज इक्वल टू z की पावर 1/r एंड x y z इज इक्वल टू 1 है, देन the value of p plus q plus r is, बताओ। ऑप्शन दे दो, 1, b is equal to 0, c is equal to 1/2 और d is equal to 1। बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखो अगर मेरे को तुक्का मारने के लिए दी जाए तो मैं तो तुक्का मार के आंसर निकाल दूंगा और बिल्कुल परफेक्ट निकालूंगा। मतलब ये मैंने जब से मैं सीए पढ़ रहा था, फाउंडेशन में ही थी मैथ्स, और तब से लेके अभी तक मैक्सिमम टाइम काम कर जाता है ये वाला जो तुक्का है, ठीक है। बट हमें क्या करना है, सॉल्व करके देखना है, क्योंकि तुक्के के मार्क्स कटते हैं। अगर नहीं कटते हम तुक्के मार के आते हैं, पर तुक्के के मार्क्स कटते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हमें सॉल्व करके देखना है, तुक्के नहीं मारने हैं।
ठीक है। वैसे मैं क्या तुक्का मारता हमेशा, मतलब ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम ऐसे देखा जाता है, जब भी प्लस या माइनस करना होता है ना, जैसे यहाँ पे प्लस है तो मैक्सिमम आंसर 0 आता है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैक्सिमम आंसर 1 आता है, मैक्सिमम टाइम। आप अभी सॉल्व करोगे तो देखना, जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है मैक्सिमम टाइम आंसर क्या आएगा 1, जब भी प्लस या माइनस हो रही है मैक्सिमम टाइम आंसर क्या आएगा 0। मैक्सिमम टाइम, ऐसा हमेशा नहीं होता पर हाँ मैक्सिमम टाइम ऐसा आएगा। तो इसका मैं आंसर तुक्का मार चुका हूँ, शायद तुम भी समझ गए हो क्या है पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे बात ये है ना। तो देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे हमें क्या रखा है, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 1 दे रखा है ना। तो अगर मैं आपको कहूँ कि इसी को ले लेते हैं, x की पावर 1/p है इज इक्वल टू वाई की पावर 1/1 क्यू है इज इक्वल टू जेड की पावर 1/r है। क्या मैं इसको k मान लूँ, है ना। अब जैसे ही मैंने k माना तो x 1/p इज इक्वल टू k के इक्वल हो जाएगा, और ये मुझे क्या देगा, x इज इक्वल टू k की पावर p। सही बात है। सेम यही रूल यूज करके क्या मैं y इज इक्वल टू k की पावर q कर सकता हूँ, और सेम यही रूल यूज करके z की पावर मैं क्या कर सकता हूँ, z इज इक्वल टू k की पावर r कर सकता हूँ। अब कह रहा है x y z, है ना, x y z, तो मैं लिख देता हूँ भाई x की वैल्यू क्या है, k की पावर p इंटू k की पावर q इंटू k की पावर r इज इक्वल टू 1 है ना। अब अगर ये k बेस सेम है, पावर आपस में क्या कर जाएंगी, प्लस, यानी कि p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू मुझे 1, इसको k की पावर कुछ बनानी पड़ेगी भाई, यहाँ पे बेस k है ना, तो मैं कर सकता हूँ k की पावर 0, तभी 1 हुआ होगा, मिल गया p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया। ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम कम बच रहा हो तो उस टाइम में ये वाला तुक्का मार के आना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन दूं क्या। क्या अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है x की पावर n की होल पावर n माइनस 1/n की होल पावर 1/n+1, इसको जरा सॉल्व करो। रही बेटे, क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी करो। ये हो जाएगा क्या, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, n² -1 अब उसके बाद इसी को मैंने n² -1 a² तो वही फॉर्मूला रहता है a - b a+b, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब जब तीनों ही चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई में, तो मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया, जो चीज़ें कट रही हैं n से n कट गया, n+1 से n+1 कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, x की पावर n-1, आंसर आ गया। समझ में आई बात।
चलो एक क्वेश्चन और करो। कहते हैं कि y की पावर a माइनस बी इंटू वाई की पावर b माइनस सी इंटू वाई की पावर c माइनस a इंटू वाई की पावर माइनस ए माइनस बी। आंसर निकालेंगे। नहीं, इसका आंसर बन नहीं आएगा। सॉल्व करो तो पता लगेगा। साइक्लिक में नहीं चल रहा ना, साइक्लिक में यहाँ तक चलता है, यहाँ तक साइक्लिक में होता, आगे अलग हो गया थोड़ा सा। हाँ हाँ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/a भी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी। ठीक है, तो ऐसे तुक्के नहीं मार रहे। हाँ, साइक्लिक में 1 ही आता है, पर यहाँ पे क्या है लास्ट में a देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई पूरे की, इसको सॉल्व करने की करने की जरूरत नहीं, इसकी पूरी वैल्यू 1 हो गई क्योंकि साइकिल है। हमारे पास बचा y की पावर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस a प्लस बी, तो उसके बाद हो जाएगा y की पावर 1/a प्लस बी। आंसर आ गया। ओ ऐसे नहीं, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी। तो आंसर आएगा 1/y की पावर a प्लस बी। ठीक है ना, गॉट इट। ऐसा कोई खतरनाक सा क्वेश्चन है भाई या नहीं है? बाकी तो हो ही जाएंगे क्वेश्चन का अलग से, ठीक है ना। अब बात करते हैं लॉग। लॉग क्या होता है? लॉगरिथम। अब ये लॉगरिथमिक है क्या? ये बेसिकली जो बड़ी बड़ी पावर्स थी ना, उसको निकालने का एक बेस्ट तरीका था कि बहुत ही बड़ा नंबर है उसकी कितनी पावर है, इस तरह का कुछ था। जैसे कि हमारे पास अभी हमने एक रिजल्ट देखा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, बेस। ये हमारे पास पावर होती है और ये हमारे पास रिजल्ट होता है ना। तो लॉग क्या करता है, देखो लॉग कहता है कि भाई जो बेस है, लॉग बेस क्या है 2, तो वो 2 नीचे आ जाएगा और ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पावर पूछता है कि पावर कितनी रही होगी, मतलब अगर ये नंबर है और बेस 2 है तो पावर कितनी रही होगी, तो पावर कितनी रहेगी 3। आंसर आ गया। मान लो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा लॉग बेस में 2 है और यहाँ पे है 64, तो इसका आंसर क्या होगा? अब ये चेक करोगे कि 2 की कितनी पावर 64 रही होगी, तो कितनी पावर रहेगी 6, कितनी रहेगी 6 रही होगी ना भाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 यानी कि 6 आ गया आंसर। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा लॉग बेस में 2 तो 3 और यहाँ पे है 81, तो इसका आंसर क्या हो जाता? ठीक है, कितनी पावर 81 है ना, 4। तो ऐसे ही अब देखो हर किसी की पावर, मान लो कि लोग बेस में 5 है और यहाँ पे दे गया 7928, इस तरह का नंबर दे दिया है ना। अब 5 की पावर ये तो नहीं होती, पर पॉइंट में तो कुछ होगी ना ऐसी, ऐसे जरूरी थोड़ी कि 5 की एग्जैक्ट पावर ना हो। अगर मैं कुछ 5 की पावर पॉइंट समथिंग कुछ करूंगा तब तो होगी ये वाली वैल्यू, है ना। तो वही चीजें हमें फाइंड करनी होती है। वो कैसे फाइंड करते हैं अभी आगे चल के समझते हैं, ठीक। तो उसके लिए लॉग टेबल हमें देखना पड़ता है, तो उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा? सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो कि अगर a की पावर x है और इज इक्वल टू n रिजल्ट दे रहा है ना, n रिजल्ट दे रहा है, तो इट इम्प्लाइज दैट कि लॉग बेस में रहेगा
और रिजल्ट यहाँ जाएगा और ये पावर देता है हमें। ठीक है, कुछ स्पेशल रिजल्ट है, हमेशा याद रखना आपको। कहता है अगर लॉग ए और बेस में भी ए है ना, जैसे मान लो इसके प्लेस पे मैं लिख देता लॉग बेस में 2 है और यहाँ पे भी 2 लिख देता, तो 2 की कितनी पावर 2 होती है 1, तो इसका आंसर होगा हमेशा 1। सेकेंड नंबर पे कहता है लॉग बेस में कुछ भी है ए पर रिजल्ट जो है 1 है, तो आंसर क्या आएगा इसका 0, है ना भाई। यही तो जानना चाहता है कि ए की कितनी पावर 1 होगी, तो किसी की पावर अगर 0 होगी तो वो 1 आंसर देगा, तो इसलिए हमेशा ये 1 रिजल्ट, लॉग 1 हमेशा 0। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस हैं जो हमें ध्यान रखनी है। कंडीशन से पहले एक चीज बताता हूं मैं। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा लॉग है ना, यहां पे a है, यहां पे 1 है तो 0 दे रहा है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है तो हमें क्या दे रहा है 1 दे रहा है। अब मैं कहूँ बेटा एक काम करते हैं, हम यहाँ पे तो 1 रख देते और यहाँ पे बेस में भी 1 रख देते, तो आंसर क्या होगा। अब इसका आंसर 0 होगा या फिर 1 होगा। ओके बताओ, नॉट डिफाइंड नहीं। देखो इसमें से ना इन दोनों के आंसर ये दोनों होंगे ही नहीं एक्चुअली, इसके पीछे एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है ध्यान रखना, कहता है फर्स्ट नंबर शुड बी पॉजिटिव। सबसे पहली बात क्या बता रहा है कि नंबर शुड बी पॉजिटिव। नंबर मतलब एन हमेशा ही 0 से बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट बात, एन हमेशा ही 0 से बड़ा होना चाहिए। सेकंड कहता है बेस कैन नॉट बी 1, वो कभी भी 1 नहीं हो सकती, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये जो है कंडीशन ही गलत हो जाती है, ये वाली कंडीशन ही गलत हो जाती है, क्योंकि बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इससे ना कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। अब जैसे यहाँ पे वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो हमने ये वही खत्म कर दिया, ये बवाल ही खत्म कर दिया कि 1 रखेंगे ही नहीं। ठीक है ना, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, मैथ्स में उसकी जगह ही नहीं है, सिंपल। ठीक है, थर्ड नंबर पे कहता है मेरे बच्चे, कहता है बेस शुड बी पॉजिटिव। अच्छा पॉजिटिव ही क्यों कह रहा है भाई, बेस के पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ पावर कभी भी, ठीक है, पावर माइनस में होती तो है पर अपॉन में आ जाती है, वो नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती, वो एक्चुअली अपॉन में आ जाती है, यही रीजन है बस। ठीक है, समझ में आई बेटा। क्या देख रहा है, लिखो इतना। अब देखो लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, लॉज होते हैं, ये सब लिख लिया। कुछ लॉज होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या है भाई, या फिर लॉज ही लिखते हैं, लॉज ऑफ लॉगरिथम।
क्या है वो लॉग? कहता है फर्स्ट कि अगर लॉग ए m इंटू एन है, दो चीज़ें कोई मल्टीप्लाई में है, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग बेस ए m प्लस लॉग बेस ए m। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है कि अगर दो डिवाइड में है, लॉग ए बेस में ए है, m अपॉन n है, तो इनको हम माइनस में लिख सकते हैं लॉग ए m माइनस लॉग बी m। ठीक है। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल है, मान लो आपके पास लिखा हुआ है लॉग बेस में 2 है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व नहीं कर सकते, पर मैं इसमें एक छोटा सा काम कर सकता हूँ। क्या कि लॉग 2 तो बेस में ही, इसको लिख देता हूँ 2 इंटू 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, लॉग बेस में 2 इंटू 2 प्लस लॉग बेस में 2 और 3। तो इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई, क्या हो जाएगी 1, और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, वो टेबल में देख के निकाल ली जाएगी। कैसे निकाली जाएगी वो बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा जो भी है, अभी हम यही लिख देते हैं लॉग 2 और यहाँ पे 3। ठीक है। सेम इसमें ही, जिसमें भी एग्जाम्पल, मान लो आपको दिया हुआ है लॉग 2 डिवाइडेड बाई 3 और बेस में 2 है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं लॉग 2 माइनस लॉग 3 और 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो लिख देंगे 1 माइनस लॉग बेस में 3 और 2 3 आएगा ना, और यहाँ देगा 2 यहाँ देगा 3। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे, कहता है अगर लॉग ए m की पावर n है, m की पावर n है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो n है, पावर जो है, ये बाहर आ जाती है, n लॉग बेस a m। ठीक है। लाइक मेरे पास है लॉग 2 और यहाँ पे है 16, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ लॉग 2 और 2 की पावर कितनी कर सकता हूँ 4, और 4 को बाहर रख सकता हूँ, तो 4 इंटू लॉग 2 और 2 आ गया, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो देगा 4 इंटू 1, इसकी वैल्यू 4 आ गई। ठीक है। और वैसे भी देखो ना 4 ही तो थी, याद आया नहीं आया कि भाई 2 की पावर 4 ही तो होती है, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। आगे है एक होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी। क्या होती है बेस चेंज प्रॉपर्टी, चेंज बेस। इसकी हेल्प से हम बेस ही चेंज कर सकते हैं। बेस हमें पसंद नहीं आ रहा, चेंज कर दो। ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ लॉग ए, नहीं क्या लिखा है, मैंने लिखा लॉग ए बेस में और यहाँ पे m है ना। मैं कह रहा हूँ यार ये तो बेकार है, बेस तो समझ में नहीं आ रहा, मैं बेस चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, जैसे मुझे चाहिए लॉग b बेस में चाहिए b, तो b और m तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय लॉग यहाँ पे b और a साइड में आ जाएगा। ठीक है। नहीं इंटू नहीं आता यार, इंटू नहीं आता बेटा, यहाँ पे डिवाइड में आता है, डिवाइड बाय लॉग बी और ए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी कहता है कि आपके पास है लॉग बेस में आपके पास है 16 और यहाँ पे है 64 नहीं रखते, हम रखते हैं 32।
है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि यार ये दोनों ही 2 की पावर है और मुझे बेस में अब क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 बेस 32 डिवाइडेड बाय log 2 16। तो 32 कितनी होती है भाई, 5 और 16 होती है 4। तो ये मेरे पास आंसर सीधा आ जाएगा। बात समझ आई? सही, पक्का। इसी में एक और चीज होती है, कहता है अगर आपके पास है log a और m है ना, आप चाहते हो कि बेस आपस में इंटरचेंज हो जाए, बेस आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो 1 अपॉन log m और a हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। क्वेश्चन है कि log आपके पास है 3 और यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय log 9 यहाँ पे 10 16 और फिर इंटू log बेस में 4 है और यहाँ पे 10, और हमें इसको प्रूव करना है कि 3 log बेस में 10 2 है। देखो हमें प्रूव क्या करना है, बेस में 10 है, मतलब मुझे सभी में 10 करना पड़ेगा। बेस में क्या करना पड़ेगा, 10। तो कैसे करेंगे भाई, लिख लिया ना ऊपर वाला सारा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका अगर 10 करेंगे log, तो log बेस में 10 इंटू 8 अपॉन log 10 और यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा log 10 16 डिवाइडेड बाय log 10 9 इंटू यहाँ पे आ जाएगा log 10 10 डिवाइडेड बाय log 10 4। कोई दिक्कत यहाँ पे? हाँ वो भी कर सकते हैं, अभी वही आ जाएगा देखना। हाँ देखो, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ये 2 की पावर 3 होती है, तो उसमें बाहर भी नहीं ले सकता 2 की पावर 3, ले सकते ले सकते। देखो क्या हो जाएगा, log 10 और 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये तो मेरे पास एज इट इज रहेगा log 10 3 की पावर 1 कुछ नहीं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो ये हो जाएगा log 10 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log बेस 10 3 की पावर 2 इंटू ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा log 10 2 की पावर 2। गॉट इट? यहां तक समझ में आई बच्चों या नहीं आई? अब चेक करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 log बेस में 10 को मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है सब में बेस 10 ही है, ठीक है, तो वो मैं नहीं लिख रहा। 2 हाँ आएगा 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा log बेस में 10 है तो हमारे पास आ जाएगा कितना 3, सब में बेस 10 है तो मैं लिखूंगा नहीं हर बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा, फिर देखो ये ऊपर आ जाएगा, ये वाली ये ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा log 3 और 2 बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय, यहाँ पे चेक करो कितना आ जाएगा 4 log 2 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 log 2, है ना। तो चेक करो क्या ये इससे कट जाएगा, और क्या ये इससे कट जाएगा, और 2
के टेबल में 2 पे कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो चेक करो क्या आ रहा है आंसर, टी लॉग बेस में 10 और 2 आंसर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? ये छोटा क्वेश्चन है बेटा, बड़ा नहीं है ये, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये तो मैं बता रहा हूँ इसलिए बड़ा सा लग रहा है, पर इतना बड़ा नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही करना है जितना बताया। तुम्हें लॉग टेबल बनाना नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है? पहले क्योंकि इतने पे मास्टर कर लो, लॉग टेबल थोड़ा सा, लॉग और एंटी लॉग दोनों ही निकालना सीखेंगे, ठीक है?